हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर 3 हो चुके हैं हमारे। और 3 लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से समझा है कि कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, क्या क्या होता है। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें ये बताओ कि डिजास्टर मैनेजमेंट में उपयोग होने वाली तकनीक कौन कौन सी है। यानी कि आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाली तकनीक कौन कौन सी है, कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज करते हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीआईएस। जीआईएस क्या होता है? आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम बोल देते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगर आप कहोगे तो अलग अलग करके टॉपिक समझा दूंगी, समझा ही देती हूँ क्योंकि ये जीके में भी आपके काम आएगा ज्योग्राफी रिलेटेड में। तो चलो हम पेज ही लेते हैं। तो चलो हम है ना टॉपिक वाइज समझते हैं कि जीआईएस क्या है। फर्स्ट टेक्निक कौन सी यूज होती है? जीआईएस। जीआईएस को हम क्या कहते हैं? जीआईएस स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल, क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, चाहे ना थोड़ा थोड़ा कर लो पर उस टॉपिक को इतना अच्छे से समझ लो कि दोबारा सिर्फ आपको एक बार आंखों में से निकालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्या क्या टेक्निक्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्या क्या चीज हैं, तो बार बार में उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। इतने आराम से सिलेबस करेंगे धीरे धीरे पर समझ के और डिटेल में, ठीक है? क्योंकि ऊपर ऊपर से मैं आपको करवा सकती थी पर अब डीप क्वेश्चन आते हैं भाई, अपना एग्जाम उठा के देख लेना। तो जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम जीआईएस को हिंदी में बोलें तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या बोलते हैं? भौगोलिक सूचना प्रणाली। जीआईएस होता क्या है? जीआईएस कौन सी टेक्निक है? जीआईएस एक ऐसी टेक्निक है जो हमें मैप्स प्लस डाटा, यानी कि इंफॉर्मेशंस, डाटा को आप इंफॉर्मेशंस कह सकते हो, इंफॉर्मेशन प्लस हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, इन तीनों को मिलाकर किस किस को? मैप को, यानी कि जो आपका मानचित्र है, आपका डाटा यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, प्लस आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, इनको मिलाकर पृथ्वी से जुड़े हर प्रकार के डाटा का विश्लेषण करना किसका काम है? जीआईएस का काम है। क्या काम है? पृथ्वी से जुड़े हर प्रकार के डाटा का विश्लेषण करना किसका काम है? जीआईएस का काम है। किससे? जीआईएस एक ऐसी टेक्निक है जो हमें मानचित्र, हमें डाटा प्लस कंप्यूटर सिस्टम, इन तीनों को मिला दें, तीनों को मिला के इन द सेंस, यानी कि तीनों को एक वर्क में यूज करके पृथ्वी से जुड़े हर प्रकार के डाटा का विश्लेषण करती है। वो होती है आपकी जीआईएस। मान लो नॉर्मल पूछ ले कि जीआईएस होता क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो हम क्या कह देंगे? नक्शा, यानी कि मैप प्लस डाटा प्लस विश्लेषण इज जीआईएस। समझ में आ गया? नक्शे से काम करना, उसका डाटा भी कलेक्ट करना, फिर उसको एलोबोरेट करना, यानी कि उसका विश्लेषण करना। जीआईएस क्वेश्चन आ जाए, जीआईएस काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है जीआईएस? तो ये ना जीआईएस आपके 4 प्रमुख काम करता है। क्या काम करता है? 4 प्रमुख। नंबर 1, डाटा को कलेक्ट करता है, जिसको हम डाटा संग्रह बोल देते हैं, यानी कि डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करता है। और क्या करता है? सेकंड नंबर पे कौन सा काम करता है? डाटा को स्टोर करता है, डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज यानी कि डाटा को सुरक्षित करता है, सुरक्षित रखना।
नंबर तीसरा कौन सा काम करता है? जीआईएस डाटा को एनालिसिस करता है, यानी कि उसका विश्लेषण करता है। डाटा एनालिसिस यानी कि डाटा का विश्लेषण करना। चौथा कौन सा काम करता है जीआईएस करता है आपका मैप डिस्प्ले, यानी कि फिर नक्शा बनाना। चौथा कौन सा काम करता है? मैप डिस्प्ले का काम करता है, यानी कि नक्शे को बनाता है, मैप को बनाता है, नक्शा बनाता है। ये काम किसका होता है? आपके जीआईएस का होता है। कौन सा काम? जीआईएस का काम होता है 4 तरह से। पहला करता है ये डाटा को कलेक्ट करता है, फिर ये डाटा को स्टोर करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, फिर उसको नक्शे पे कन्वर्ट करता है। जीआईएस है ये किसी भी जगह से जुड़े डाटा को लेयर में दिखाता है। कैसे दिखाता है? ये लेयर में डाटा को दिखाता है। जैसे सड़क की लेयर दिखा देगा, नदी की लेयर दिखा देगा, आबादी की लेयर दिखा देगा, या जो आपका हैजर्ड जोन लेयर है यानी कि खतरे के क्षेत्र, इनको दिखाता है लेयर्स में। तो बात आ जाए कि जीआईएस कैसे अपने काम को दिखाता है। जीआईएस किसी भी जगह से जुड़े डाटा को लेयर यानी कि ये वाला लेयर, ठीक है, लेयर टू लेयर में दिखाता है। कैसे दिखाता है लेयर टू लेयर में? कि सड़क लेयर क्या है, सड़क लेयर क्या है, नदी की लेयर क्या है, नदी लेयर दिखाता है। ये दिखाता है कि आबादी कहाँ कहाँ है, आबादी की लेयर दिखाता है। और क्या दिखाता है? खतरे का क्षेत्र, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हैजर्ड जोन। हैजर्ड जोन यही तो होता है जहां से खतरा होने से पहले आपदा स्टार्ट होती है, हैजर्ड से। क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा शब्द है जो आपदा से रिलेटेड है, तो उसमें हैजर्ड दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? खतरे का क्षेत्र लेयर, ठीक है। इन 4 लेयर्स में जीआईएस अपना काम करता है। अब जीआईएस के कंपोनेंट पूछ ले कि भाई ये बताओ जीआईएस के कंपोनेंट कौन से हैं। एक और पेज ले लें, कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे ताकि दोबारा ना करना पड़े। अब बात आ जाए, हमें ये कह दे कि ये बताओ भाई जीआईएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जीआईएस के कितने कंपोनेंट हैं। क्या पूछ ले? जीआईएस के कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? घटक। क्या होते हैं? घटक। जीआईएस के 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जो आपका हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर सर्वर, हिंदी में लिखना भी तो वो हो जाता है मुझसे, कंप्यूटर सर्वर हार्डवेयर का। फिर सेकंड कौन सा है आपका? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर? हमारा आर्क जीआईएस, एआरसी जीआईएस जिसको हम आर्क जीआईएस बोल देते हैं, और क्यू जीआईएस। ये दोनों सॉफ्टवेयर किसके हैं? हमारे जीआईएस के। एक्सेट्रा और भी हैं, सिर्फ आपको समझाया कि घटक कैसे होते हैं। थर्ड कौन सा होता है? डाटा, जो आपका फिजिकल और स्टैटिकल दोनों डाटा होना चाहिए, यानी कि भौगोलिक प्लस आपका सांख्यिकी डाटा, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा बोल देते हैं, सांख्यिकीय डाटा, ठीक है। ये थर्ड घटक था। चौथा क्या है आपका? पीपल, यानी कि जो विशेषज्ञ है। इसका विशेषज्ञ कौन है? ठीक है, विशेषज्ञ। फिर हो गया आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, मेथड यानी कि आपकी प्रक्रिया क्या है। ये क्या है? जीआईएस के घटक हैं। कौन कौन सी हैं? जीआईएस के 5 घटक होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर यानी कि जो कंप्यूटर सर्वर होता है। सेकंड सॉफ्टवेयर, हम जीआईएस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो 2, आर्क जीआईएस एंड क्यू जीआईएस। फिर होता है आपका डाटा, कि जिसको हम फिजिकली प्लस स्टैटिस्टिकली डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो विशेषज्ञ उस पर काम करता है, फिर हम उस पर देखते हैं कि वो विशेषज्ञ उस पर क्या मेथड अप्लाई करता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। अब ये आ जाए टाइप्स ऑफ जीआईएस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए? टाइप्स ऑफ जीआईएस डाटा, दैट मीन जीआईएस के प्रकार बताइए। टाइप्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। कि जीआईएस के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले
सबसे पहला कौन सा होता है? पिक्सेल आधारित, जिस पर आप उपग्रह के चित्र लेते हो या हवाई फोटो लेते हो, वो कौन सा होता है? रस्टर डाटा। कौन सा होता है बेटा? रस्टर डाटा। रस्टर डाटा में हम क्या करते हैं? पिक्सल लेते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल हर किसी के फोन है, आज तो स्मार्टफोन हर किसी के पास है, तो उसमें क्या होते हैं? फोटो खींचने के लिए पिक्सल्स होते हैं ना। तो पिक्सल आधारित डाटा, या जिसको आप ये कह दो कि उपग्रह के चित्र और हवाई फोटो लेना, ये किस में आता है आपका? ये आते हैं हमारे रास्टर डाटा में। और फिर सेकंड होता है एक वेक्टर डाटा। कौन सा होता है? वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा क्या होता है बेटा? वेक्टर डाटा होता है आपका, जैसे किस पॉइंट पे काम कर रहे हो, कौन से बिंदु पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, कौन सा बिंदु चाहिए, कौन सी हमें लाइन चाहिए यानी कि कौन सी रेखा चाहिए, और कौन सा हम उस पर पॉलीगन बनाए यानी कि बहुभुज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन तो पता है ना सबको मैथ्स का। तो जीआईएस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो रास्टर डाटा, एक होता है आपका वेक्टर डाटा। रास्टर डाटा हो गया यानी कि पिक्सल बेस्ड, और अब उपग्रह का चित्र लेना या आपकी एरो पिक्स लेना। फिर होता है एक वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा पे आप काम करते हो, किस पॉइंट पे काम करना है, किस लाइन, कौन सी लाइन बनानी है और कौन सा पॉलीगन बनाना है, ठीक है। फिर आ जाता है कि ये बताओ जीआईएस के उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस क्या काम करती हैं, जीआईएस के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, यानी कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जीआईएस की। तो सबसे पहला काम क्या करता है? क्वेश्चन आ जाए, जीआईएस के उपयोग बताओ, क्या है जीआईएस के उपयोग। तो सबसे पहला हम हमारे टॉपिक को ही उठा लेंगे। कौन सा हमारा टॉपिक? एक पेज और ऐड करूंगी, हमारा तो जीआईएस ही बहुत लंबा हो गया ठीक है, पर कोई नहीं, अच्छे से समझ लो ताकि काम आए। सबसे पहला हमारा ही टॉपिक कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें यूज होता है, इसमें उपयोग होता है क्या? हमारा जीआईएस डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीआईएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। यानी कि ये क्या करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में? ये देखता है कि बाढ़ क्षेत्र मानचित्र कहाँ का लेना है, भूकंप खतरे का नक्शा कौन सा है, या साइक्लोन पाथ और नुकसान का आंकलन कैसे करना है, और ये बताता है कि एवोक्यूएशन प्लान हमें कैसे बनाना है, ठीक है। अगर आप का आ जाए जीआईएस का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है, तो हम वो लिख लेते हैं क्या, कि बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र, भूकंप खतरे का नक्शा, साइक्लोन पाथ यानी कि चक्रवात, और नुकसान का आंकलन करना, और सबके लिए इवैक्यूएशन प्लान बनाना। ठीक है भाई, ये जीआईएस में उपयोग है। सेकंड क्या काम करता है? चलो ये भी कर लो। सेकंड काम करता है अर्बन प्लानिंग में। किस में काम करता है? अर्बन प्लानिंग में, यानी कि शहरीकरण में, कि कहाँ सड़कें बनेगी, कहाँ पुल, पार्क, बिजली लाइन योजना बनेगी। फिर आ जाता है आपके एग्रीकल्चर में भी यूज होता है भाई जीआईएस। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या काम करता है ये? एग्रीकल्चर में आपको काम करता दिखेगा कि भी मिट्टी का मानचित्र लेना, फसल स्वास्थ्य देखना, मौसम आधारित खेती विश्लेषण करना। फिर आ जाता है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जैसे नदी प्रबंध करना, बांध और जलाशय को देखना। फिफ्थ क्या आ जाता है आपका? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में भी हमारा उपयोग क्या होता है? एनवायरमेंट में भी हमारा जीआईएस उपयोग होता है, जैसे जंगल की आग को देखना, जंगल की आग, कितने एरिया में आग है इसका विश्लेषण करना, प्रदूषण कितना फैल चुका है इसका काम करना, और वन कवर में बदलाव कितना हुआ है ये देखना। ठीक है, फिर बात आ जाए, ये तो था हमारा जीआईएस के क्या, कि जीआईएस किस लिए यूज होता है।
अब बात आ जाए बेटा, ये बताओ कि जीआईएस के लाभ क्या है, क्या एडवांटेज हैं जीआईएस के। पहला तो निर्णय लेने में आपको मदद हो जाती है, क्योंकि आपके पास मैप आ जाता है, डाटा आ जाती है और आप उस पर प्लानिंग बना लेते हो, तो आप उस पर डिसीजन भी ले सकते हो। एक्यूरेट आपके पास मैप आ जाता है, किसी भी क्षेत्र का आप जोखिम आंकलन आराम से कर सकते हो, कि जैसे मान लो किसी जंगल में आग लगी है, आपदा तो वो भी है, तो आप जीआईएस से आराम से क्या करोगे, आप ये पता कर लोगे ये आग कितने जल्दी और फैल सकती है और कितने एरिया में ऑलरेडी फैल चुकी है, तो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं और आपदा प्रबंधन में हम तेज प्रक्रिया कर सकते हैं। ये होते हैं जीआईएस के एडवांटेज। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये बताओ जीआईएस क्या है, तो हम क्या कह देंगे, ज्योग्राफिकल डाटा का कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है जीआईएस। जीआईएस कितने प्रकार का होता है, जीआईएस 2 टाइप का होता है, रास्टर एंड वेक्टर। फिर ये कह देगा जीआईएस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चरल अर्बन प्लानिंग में। फिर कह देगा जीआईएस लेयर आधारित प्रणाली है, जीआईएस प्लस रिमोट सेंसिंग एक पावरफुल मैपिंग टूल है। अब बात आ गई किसकी, रिमोट सेंसिंग की। जो क्या था, रिमोट सेंसिंग हमारा जीआईएस, हमारा आपदा प्रबंधन का नेक्स्ट ही टॉपिक था। क्या नेक्स्ट टेक्निक थी जिसको हम यूज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्या चीज आपकी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, दूर संवेदी तकनीक होती है। क्या होती है, दूर संवेदी तकनीक आपकी क्या होती है, रिमोट सेंसिंग होती है। रिमोट सेंसिंग मीन्स क्या, आपकी उपग्रह से निगरानी करना इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, जैसे ना अगर इतना ही डिटेल में करना है आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में भी जितना हमने अभी किया है, अगर इतना ही करना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको रिमोट सेंसिंग भी समझा दूंगी। तो चलो समझते ही हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझते चलते हैं भाई। रिमोट सेंसिंग वगैरह भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ को डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि अच्छे से दिमाग में सब कुछ बैठे। तो हमारा देखो आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाली टेक्निक में जीआईएस हम कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड टेक्निक हम क्या यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, और ये सब ज्योग्राफिकल पार्ट है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस। आप लोग ये सोचते हो ना आर्ट्स में क्या दम है, आर्ट्स में बहुत दम है भाई। रिमोट सेंसिंग, अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी थी ना, वो तो इस टॉपिक को छोड़ेगा ही नहीं। जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी थी, तो ये सब चीज़ मुझे टिप्स पे आती हैं कि कहाँ कैसे ये चीज़ यूज़ होती है, कहाँ ये काम करती हैं। तो ठीक है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है आपकी, दूर संवेदी तकनीक। क्या है, दूर संवेदी तकनीक। क्या है, रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी तकनीक। रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। तो हम कह देंगे कि रिमोट सेंसिंग वह तकनीक है जिसमें बिना सीधे संपर्क किए किसी वस्तु, किसी क्षेत्र या किसी घटना की जानकारी हम उपग्रहों के, ड्रोन से या विमान या सेंसर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग है। अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये कर लो कि उपग्रह या सेंसर दूर से पृथ्वी की तस्वीरें और डाटा लेते हैं और हम उसी से जानकारी निकालते हैं। अब डेफिनेशन आ जाए, डेफिनेशन भी लिखनी बहुत जरूरी है। हम क्या कह देंगे कि रिमोट सेंसिंग वह तकनीक है जिसमें बिना सीधे संपर्क किए किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना की जानकारी उपग्रहों, यानी कि जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं, आपका जो आजकल ड्रोन सिस्टम चले हुए हैं, विमान या सेंसर, विमान या सेंसर के माध्यम से प्राप्त करना इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। क्या होता है, उपग्रह या सेंसर दूर से पृथ्वी की तस्वीरें लेना और ये डाटा ले लेते हैं और हम उसी जानकारी को निकालते हैं, ये काम होता है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, जैसे रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये, हाउ, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं।
रिमोट सेंसिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो हम यहाँ पे अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, रिमोट सेंसिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या सिद्धांत हैं इसके, अगर हम इसके सिद्धांतों की बात करें तो इसके सिद्धांत देखो बेटा क्या क्या हैं। सबसे पहला, अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें कि रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, तो सबसे पहला ही क्या काम करता है, ये सूर्य या सेंसर से, किससे, सूर्य, सन से या सेंसर से, जो सेंसर लगे होते हैं ना हमारे, उनसे, सेंसर से जो आपकी EMR होती है। EMR क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये निकलती है सूर्य या सेंसर से इलेक्ट्रॉनिक, EMR मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, यही लिख दूं, EMR स्टैंड्स फॉर, EMR के नीचे डेफिनेशन अलग से लिख दूंगी। EMR निकलती है, ये इसके प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है। EMR स्टैंड्स फॉर, EMR क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, EMR ये होती है। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि सूर्य और सेंसर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलती है। सेकंड क्या काम होता है इसका, सेकंड काम होता है इसका, यह पृथ्वी की सतह से जो रिफ्लेक्ट या अब्जॉर्व होती है, जो इसके काम होते हैं। दूसरी क्या होती है, यह पृथ्वी की सतह से प्रवर्तित और अवशोषित होती है। परावर्तित क्या होता है, रिफ्लेक्ट, और अवशोषित क्या होता है, अब्जॉर्व। इन चीजों को पढ़ा है भाई साइंस में, मुझे ये बता दो, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो साइंस में ही करना। फिर यह पृथ्वी की सतह से प्रावर्तित मीन्स आपका रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या उसको ऑब्जर्व करेगा, या उसको अवशोषित करता है, यानी कि अब्जॉर्ब करेगा। या तो जो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, इसी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि सूर्य या सेंसर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशन है वो निकलती है, वो फिर पृथ्वी या तो उसको रिफ्लेक्ट करती है या उसको अब्जॉर्व करती है। और फिर थर्ड रिमोट सेंसिंग का काम क्या होता है, थर्ड काम होता है उपग्रह के सेंसर से इस एनर्जी को ये पकड़ती है, सैटेलाइट से, आपके उपग्रह के सेंसर से, उपग्रह के सेंसर इस एनर्जी को पकड़ते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? देखो भाई कैसे काम करता है। सूर्य है या हमारा जो सेंसर हमने भेजे हुए हैं, इससे एक वो रेडिएशन निकलती है, वेव लगा लो, रेडिएशन लगा लो, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो निकलती है। वो क्या काम करती है, वो या तो पृथ्वी की जो हमारा बेस है, हमारी सतह है, या तो इससे वो परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होती है, या हमारी पृथ्वी उस चीज को अब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि उसको अवशोषित कर लेती है। फिर उपग्रह क्या करते हैं, जो उपग्रह के सेंसर हैं, जो ये एनर्जी हमारे धरती पे आई है, इस एनर्जी को कैच कर लेते हैं, इस एनर्जी को पकड़ लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, उपग्रह के सेंसर जब इस एनर्जी को पकड़ते हैं, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर होता है, जो उन उपग्रह को चलाता है, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके जो इमेजेस है उसमें वो चेंज कर लेता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, चंद्रयान 2 हमारा गया था, चंद्रयान 3 गया था, तो हमें इमेजेस भेजते हैं। सैटेलाइट हमें क्या करती है, कुछ इमेजेस भेजती है, जो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके इमेजेस में बदलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इससे हमें जो हमारी लैंड है, वाटर है, जो हमारे क्लाउड्स यानी कि बादल हैं या जंगल है, इसकी हमें पहचान हो जाती है कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। तो समझ में आ गया रिमोट सेंसिंग का काम। फोर्थ पॉइंट क्या करता है कि जब उपग्रह के सेंसर इस एनर्जी को पकड़ते हैं, तो कंप्यूटर डाटा को
प्रोसेस करके इमेजेस में बदलता है। जिससे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें भूमि कहाँ है, यानी कि हमारी लैंड कहाँ है, हमारे पानी कहाँ है, हमारे एनवायरनमेंट में बादल कहाँ है, जंगल कहाँ है, एक्सेट्रा, इन सब की पहचान होती है, एक्सेट्रा की पहचान की जाती है। समझ में आया रिमोट सेंसिंग के काम। रिमोट सेंसिंग, अब ये कहते हैं रिमोट सेंसिंग कितने टाइप की है। रिमोट सेंसिंग भी आपके जीआईएस की तरह 2 टाइप की है। कौन कितने टाइप की है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग कितने टाइप की है, बात आ जाए रिमोट सेंसिंग के टाइप कितने हैं। रिमोट सेंसिंग भी क्या होती है बेटा, रिमोट सेंसिंग भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी हैं 2 टाइप? पहली तो है आपकी पैसिव रिमोट सेंसिंग। कौन सी है? पैसिव रिमोट सेंसिंग। मैं इतना डिटेल क्यों करवा रही हूँ आपको, इतना डिटेल कोई बैच में भी नहीं करवाएगा जितना डिटेल मैं करवा रही हूँ। इसलिए करवा रही हूँ ताकि माइंड में ये सब चीज घुस जाए। दूसरा कौन सा होता है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पहला कौन सा है? पैसिव रिमोट सेंसिंग। दूसरा कौन सा है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जो आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग है ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है आपके सूरज की रोशनी पर। क्या कह देंगे? ये सूरज की रोशनी पर डिपेंड होता है। पैसिव क्या होता है? उदासीन। उदासीन, ये तो बड़ा कहते हैं ना, ये तो बड़ा एक्टिव बच्चा है। अरे यार क्या पैसिव बात कर दी, यानी कि उदासीन। तो उदासीन है यानी कि इसका खुद का कुछ नहीं है। ये एनर्जी किससे ले रहा है? सन से ले रहा है, यानी कि सन की रोशनी पर निर्भर है, सूरज की रोशनी पर निर्भर है, सूरज की एनर्जी पर निर्भर है। सूरज की रोशनी पर निर्भर है पैसिव। किस पर निर्भर है? सूरज की रोशनी पर निर्भर है। समझ में आया? यानी कि ये खुद काम नहीं कर रहा, ये सूरज से एनर्जी लेके काम कर रहा है। ये कब काम करता है? ये काम करता है रात में या बादल में काम सीमित होता है। इसमें ना रात में काम कम होता है और बादल हो, क्लाउडेड मौसम हो आपका, तो भी ये कम काम करता है। ये लिख दो, कम काम करता है। थर्ड क्या है? जैसे इसके आपके एग्जाम्पल दे दे, बताओ भाई रिमोट पैसिव रिमोट सेंसिव के एग्जाम्पल कौन कौन से? आप क्या कह दोगे? लैंडसेट, जो आपका लैंड सैटेलाइट है, आईआरएस है, और कौन सा आपका सेंटाइनल सेकंड है। कौन सा? सेंटाइनल सेकंड। ये जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं ये पैसिव रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है? खुद ऊर्जा भेजते हैं, ये खुद एनर्जी भेजते हैं। रात में भी ये काम करता है, बादलों में भी काम करता है, रात में भी काम करता है। जैसे आपकी रडार होगी भाई, अगर हम इसके एक्टिव रिमोट सेंसिंग के वो देखें तो क्या हो गया आपका रडार, और क्या होगा आपका LIDAR, और क्या हो गया आपका SAR। SAR स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, अगर कहोगे तो इतनी डिटेल तो भाई फिर यहाँ पे तो इंजीनियर ही बन के जाओगे। सिंथेटिक, इतना डिटेल भी क्या पूछेगा रडार पर, कोई नहीं, आप भी एक एक चीज करके जाओ। ठीक है, कितने टाइप की होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक तो पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ये काम करना कि जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है भाई वो सूरज से एनर्जी लेता है, यानी कि उसको सोलर सिस्टम लगा लो, उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अगर उसको सन से एनर्जी मिलती है तो अपना काम कर लेता है, सन से एनर्जी नहीं मिलती तो अपना काम नहीं करता। एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो है जो खुद हम जिसको एनर्जी भेजते हैं और ये रात में भी काम करता है, जस्ट लाइक योर रडार, LIDAR और आपका SAR यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार जो होती है। अब ये कह दे कि रिमोट सेंसिंग किस किस में यूज होता है, हम कह देंगे कि यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सबसे पहले कह देंगे भाई कृषि में काम करता है। कृषि में कैसे काम करता है? यानी कि फसल स्वास्थ्य है या मिट्टी की नमी चेक करता है, फसल क्षेत्र का आंकलन करता है, कीट रोग का पता करता है। सेकंड बात आ जाए, आपदा प्रबंधन में हमारी हेल्प करता है। आपदा प्रबंधन हमारा सब्जेक्ट है, जैसे बाढ़ मैपिंग आ गई भाई। आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग क्या क्या काम करता है, इसको तो आप डिटेल में करोगे भाई। बाढ़ मैपिंग, किस चीज की? बाढ़ मैपिंग।
फ्लड मैपिंग, लिख दूं फ्लड मैपिंग, फ्लड मैपिंग यानी कि बाढ़ का मैप बनाता है। चक्रवात ट्रैकिंग करता है यानी कि साइक्लोन की ट्रैकिंग करता है, चक्रवात ट्रैकिंग। और क्या करता है आपदा प्रबंधन में, ये भूकंप और भूसंकलन का विश्लेषण करता है। भूकंप भूसंकलन का विश्लेषण करता है और सूखा निगरानी करता है। ठीक है। थर्ड, रिमोट सेंसिंग क्या करता है भाई, पर्यावरण का अध्ययन करता है, एनवायरमेंटल स्टडी करता है। और रिमोट सेंसिंग का क्या काम होता है, आपके वाटर रिसोर्सेज का भी ध्यान रखता है यानी कि जल संसाधनों पर कि भी जलाशय का स्तर क्या है, नदी तट का क्षरण क्या है, भूजल संकेतन क्या है, जल संरक्षण, जल संसाधन कह दो। और आपकी जो अर्बन प्लानिंग होती है यानी कि शहरी योजना, क्योंकि मैप तो ये भी बनाता है, शहरी योजना। अब ये बात कह दे कि रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म की बात आ जाए, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है, किस किस पे काम करता है। सबसे पहला तो आपके उपग्रह यानी कि जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट पर, एयरक्राफ्ट पर, ड्रोन पर, ड्रोन यानी कि यूएवी और ग्राउंड बेस्ड सेंसर पर, ये इसके प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इन पे काम करता है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि रिमोट टेक्निक क्या होती है, दूर से जानकारी को इकट्ठा करना। रिमोट सेंसिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के एग्जाम्पल कौन कौन से, रडार और LIDAR। किस किस लिए उपयोग होती है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, अर्बन प्लानिंग। इनमें ये कह दे कि भारत का रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम कौन देखता है, भारत का रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम हम लास्ट ही करके आए थे, इसरो देखता है। कौन देखता है, इसरो। क्या कह देंगे, भारत का रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम कौन देखता है, इसरो करता है इस पे काम। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अच्छे से समझ में आ गए दोनों कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। GIS और रिमोट सेंसिंग दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कौन सा आ जाता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ देखो बेटा, भूकंप माप होता है और भूकंप का हम सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। क्या होता है सिस्मोग्राफ, सब सुन लो इसका। सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप माप। सिस्मोग्राफ एक हमारा साइंटिफिक उपकरण है जो पृथ्वी पे होने वाले कंपन यानी कि जो हमारी सिस्मिक वेव्स हैं उनको मापता और रिकॉर्ड करता है। हम इसे आम भाषा में क्या कह देते हैं, भूकंप मापक, ये अंतर कह देते हैं। कैसे काम करता है हमारा सिस्मोग्राफ, ये काम करता है, एक भारी द्रव्यमान जो आपका मास होता है एक फ्रेम पर टंगा होता है। ठीक है, आपका ये एक टंगा होता है। जब पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी में कंपन होती है, तो ये फ्रेम भी साथ में हिलता है, लेकिन उसका जो अंदर द्रव्यमान है यानी कि जो उसमें वॉल्यूम है वो स्थिर रहता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, सेंसर ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। यही सिस्मोग्राफ, यही चीज होती है और कुछ नहीं है। सिस्मोग्राफ क्या मापता है, सिस्मोग्राफ मापता है आपका मैग्नीट्यूड क्या था यानी कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, कंपन की अवधि कितनी थी, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स की गति और दिशा क्या थी, भूकंप का एपिसेंटर की दूरी क्या थी। और भूकंप मापने में हमने देखा था कि सिस्मोग्राफ 3 टाइप्स का होता है। कौन सा, एक तो आपका रिएक्टर स्केल, दूसरा आपका मेर्केली स्केल और तीसरा मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल या जिसको हम रोजे भी बोल देते थे। ठीक है, ये हमने किया था। मार्कली स्केल किसको करता है, जो डैमेज इंटेंसिटी क्या है, और जो आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है ये क्या काम करता है, आधुनिक वैज्ञानिक पैमाना है। और आपका रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को चेक करता है। सिस्मोग्राफ के यूज क्या क्या होते हैं, भूकंप का पता लगाता है, संरचनाओं की भूकंप सहनशीलता जांचने में काम करता है, ज्वालामुखी गतिविधि पर निगरानी करता है, भूकंप पूर्वानुमान अनुसंधान में और सुनामी वार्निंग सिस्टम में। मैं आपको ये क्यों नहीं लिखवा रही, ये इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि हम सेकंड लेक्चर में भूकंप को बहुत अच्छे से समझ चुके और इनके रिएक्टर स्केल के बारे में सब पढ़ चुके।
ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, हम कह देंगे सिस्मोग्राफ। या आपदा प्रबंधन में होने वाले उपकरण की एक टेक्निक क्या है, हम कह देंगे सिस्मोग्राफ है। रिकॉर्ड कौन करता है, सिस्मोग्राम करता है। याद रखना, भूकंप मापक यंत्र तो होता है आपका सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ, भूकंप मापक यंत्र। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात आ जाए कि रिकॉर्ड कौन करता है, तो हम क्या कह देंगे, सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या करता है, डाटा को रिकॉर्ड करता है। पहला आधुनिक सिस्मोग्राफ कौन सा था, क्वेश्चन आ जाए, पहला आधुनिक सिस्मोग्राफ कौन सा था, पहला आधुनिक सिस्मोग्राफ कौन सा था, यहां लिख दूं, ये था बेटा आपका चीन का 132 एडी। कौन सा था, चीन का 132 एडी। ये क्या था आपका पहला सिस्मोग्राफ था, जो मॉडर्न सिस्मोग्राफ था। ये लिख ही दूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे नोट बना के लिखो, नोट बना के लिखो। क्या लिखोगे कि पहला आधुनिक सिस्मोग्राफ किसने बनाया था, चीन ने बनाया था। कौन सा बनाया था, 132 एडी बनाया था। कौन सा बनाया था, 132 एडी। किनके द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था, झांग हेंग। किनके द्वारा बनाया गया था बेटा, झांग हेंग के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, झांग हेंग के द्वारा। फिर आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि सिस्मोग्राफ का मेन काम क्या होता है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड तैयार करना, सिर्फ यही पूछ सकता है। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है, फोर्थ हमारी कौन सी टेक्निक है, डॉपलर रडार। कौन सी है, डॉपलर रडार। डॉपलर रडार क्या होती है, जो चक्रवात को मापने का और उसका पूर्वानुमान का काम करती है, वो क्या है आपकी, डॉपलर रडार। डॉपलर रडार क्या काम करती है, मौसम रडार है, जो बारिश, चक्रवात, तूफान, इनका रियल टाइम की हमें जानकारी देती है और आईएमडी के लिए महत्वपूर्ण है। यह डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है, जैसे कहीं बारिश, भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाना डॉपलर रडार है। चक्रवात की गति और दिशा तय करना, आंधी तूफान और बिजली गिराने की चेतावनी देना, या बादलों की गति का पता लगाना, ये काम कौन करता है, हमारा डॉपलर रडार करता है। अगर आप कहोगे तो मैं डॉपलर रडार को करवा सकती हूँ आपको, ठीक है। वैसे डॉपलर रडार में कुछ नहीं होता, चक्रवात की भविष्यवाणी देता है, ये आंधी तूफान और बवंडर की चेतावनी देता है। सिर्फ ये याद रखो, चक्रवात और वर्षा के लिए कौन सी प्रणाली, कौन सी टेक्निक यूज होती है, डॉपलर रडार यूज होती है, ठीक है। क्या काम करता है, क्या काम करता है डॉपलर रडार। सबसे पहले पूछ लेगी डॉपलर रडार क्या है, तो हम क्या कह देंगे, डॉपलर रडार एक विशेष प्रकार का मौसम रडार है। कैसा रडार है, हम इसको कह देंगे कि ये एक मौसम रडार है। कैसा रडार है, मौसम का रडार है, जो वर्षा, तूफान, बवंडर और हवा की गति दिशा को पता लगाने के लिए उपयोग होता है। जो आपका रडार है, डॉपलर रडार कैसे काम करता है, ये रडार रेडियो वेव्स भेजता है। कैसे, क्या काम करता है, ये रेडियो वेव्स भेजता है। जो ये वेव्स जाती हैं, ये वेव्स बारिश की बूंदें, बादल और बर्फ से टकराकर वापस आती हैं। जब ये वापस आती हैं तो हम वेव्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव देखते हैं। क्या बदलाव देखते हैं कि हवा किस दिशा में जा रही है, हवा कितनी तेज से आ रही है, बादल कितना भारी है और तूफान की ताकत क्या है। ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट का क्या करता है फिर डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट जैसे मान लो यदि जो आपकी बारिश की बूंदें हैं ये रडार की ओर आ रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डॉपलर रडार में क्या होगा कि अगर जो बारिश की बूंदें हैं वो रडार की तरफ आ रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डॉपलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और बूंदें अगर रडार से दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। इससे हम क्या कहते हैं, हवा की वेलोसिटी मापी जाती है, ठीक है। अगर आप देखो हमें डॉपलर रडार की जरूरत क्यों है भाई, साइक्लोन की ये बता देगा भविष्यवाणी। जैसे अब श्रीलंका से जो आ रहा था साइक्लोन, तो पहले ही आ गया था कि भी चक्रवात आ रहा है। आंधी तूफान और जो आपका बवंडर है,
इन सब की चेतावनी देता है, कहाँ भारी वर्षा होनी है, कहाँ बादल फटने का अनुमान है, ये सब। जैसे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अब बादल फटे थे, हिमाचल प्रदेश में फटे, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, पहले ही पूर्वानुमान था। ठीक है, मौसम विभाग से स्टिक अलर्ट जारी करता है और एविएशन सुरक्षा देता है। जैसे ये कहता है ना कि भाई आज धुंध है तो आपकी फ्लाइट क्या होगी, कैंसिल होगी, या तेज बारिश है, आंधी तूफान है तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है। तो आपका जो एविएशन सिस्टम है, एविएशन सिक्योरिटी है, उसको भी कौन काम करता है, उस पर करता है डॉपलर रडार काम करता है। डॉपलर रडार के प्रकार क्या क्या है, जैसे एस बैंड रडार होता है जो चक्रवात और तूफान को देखता है, सी बैंड रडार जो आपकी मीडियम डिस्टेंस के लिए होता है, और एक्स बैंड रडार होता है क्लाउड ब्रस्ट और हैवी रेन के लिए। ठीक है, इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग करता है हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो मौसम विभाग डिपार्टमेंट है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और पूरे भारत में डॉपलर रडार हमारा नेटवर्क चलता है। जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, साउदर्न क्षेत्र हैं, जहां पर साइक्लोन अलर्ट के सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, तो ये आपसे इतना पूछ सकता है भाई, और तो क्या पूछेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITWC हैदराबाद 2007 में स्थापित किया गया था। कौन सा, ITEWC क्या है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, यानी कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाली सबसे बेस्ट टेक्निक आपकी कौन कौन सी है, सारी ही बेस्ट टेक्निक है ये। GIS भी आपकी बेस्ट है, रिमोट सेंसिंग भी, सिस्मोग्राफ भी, डॉपलर रडार भी, और आपकी ITEWC यानी कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र। अगर इसके बारे में भी हम करें डिटेल में, अभी करें या कल करें, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टेक्निक के बारे में हम करते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको कर लेते हैं, मैं मतलब इस पे पहले मैं टिक लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहेगी कल आपको ये करवाना है यहाँ से, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर से। थोड़ा सा पढ़ लो। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। क्यों की गई थी, जो हमारा 2004 में एक सुनामी आया था, हैदराबाद सुनामी बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है, हिंद महासागर सुनामी बोल देते हैं, 2004 में आया था, उसने साउदर्न इंडिया में काफी विनाश किया भाई। फिर इस वजह से आपका जो हैदराबाद है वहां पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत इसको स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया गया था, ITEWC को, यानी कि आपका इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था, INCOIS जो आपका हैदराबाद में है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के तहत इसको वहां स्थापित किया गया था। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में के अंडर काम करता है। क्या काम देता है ये, किस लिए काम करता है, सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी देना, भूकंप का पता लगाना, उसको एनालिसिस करना, हमारे सी लेवल के चेंजेस होते देखना, उसको निगरानी रखना, डाटा को प्रोसेस करके भारत और जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनको भी वार्निंग भेजना, सुनामी मॉडलिंग तैयार करना कि कौन से तट पर कितनी ऊंचाई पर लहरें पहुंच सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे कल और बहुत अच्छे और डिटेल से करेंगे। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।